अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। क्योंकि माह रमज़ान है और मैंने आपसे कहा था मेरी जो मोस्टली वीडियोस हैं वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स और न्यूट्रिशनल नुकसान ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स अराउंड सहर एंड इफ्तार पर रिवॉल्व करेंगी। तो आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस में से जो सबसे ज़्यादा मैं पिक कर सकी हूँ पॉइंट, और मुझे भी ऐसा लगा कि इसको एड्रेस करना चाहिए कि ये अफ्तारी के बाद जो एकदम से चाहे बहुत ज़्यादा खाना ना भी खाएं, गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, तेज़ाबियत होती है, पेट जो है वो भरा भरा जो है वो महसूस होता है। तो इसका क्या इलाज है और क्या सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स होना चाहिए। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ नाजरीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जितना हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारा जिस्म उस खाने को एब्जॉर्ब कैसे करता है, जज़ब कैसे करता है, उस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आइटम्स भी इम्पॉर्टेंट है। यानी क्वांटिटी, तादाद ऑफ फूड आइटम्स भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी यानी मेयार कि आपने अपने खाने में किस वक्त क्या सिलेक्ट किया है। अभी आगे हम बात करेंगे कि अदरवाइज ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने हैं जो कि आप रिकमेंड करते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में, लेकिन अफ्तार के टाइम आप उनको रिकमेंड नहीं करते, जिसका एक थोड़ा सा मैं हल्का से एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ अपनी पिछली रमज़ान सीरीज़ की जो मैं वीडियोस कर रही हूँ उसमें। और उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका हाजमे का सिस्टम कैसे चल रहा है। यानी अगर आप अच्छे जो फूड आइटम्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जिस्म जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी आंतें उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, तो आपको उससे कैसे जो है वो फ़ायदा हो सकता है। और आपकी किन हैबिट्स की वजह से आपका वो, अगर मतलब आपको खुदा न खासा कोई डिजीज़ नहीं है, कोई आंतों की बीमारी नहीं है, कोई गर्ड नहीं है, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई स्ट्रेस का इशू नहीं है, उसके बावजूद भी आप क्या आदतें आप अपना सकते हैं या खाने की तरतीब आप कैसी रख सकते हैं, तो वो आपके हाजमे का सिस्टम जो है इफ्तारी के टाइम उसको अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से जो है आपको गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी, इन सारी चीज़ों का जो है वो इशू रहता है। वैसे सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अभी आपने खाना भी शुरू नहीं किया होता और आपके सामने कोई खाना पड़ा होता है और उसको देखते ही जो है वो कहते हैं मुंह में पानी भर आना, थूक बनना, सलाइवेशन जो है, खाने की चाह जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो हमारा खाने का जज़ब करने का प्रोसेस है, हमारा खाना, इससे क्या साबित होता है कि उसको सिर्फ हमारे हाजमे का सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, हाजमे के सिस्टम से पहले उसको हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं जब खाना हमारे सामने आता है, वो सिर्फ सलाइवेशन को, थूक के बनने को हम महसूस कर सकते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो खाने को देखते साथ ही या खाने को इमेजिन करते साथ ही, अफ्तारी के मज़े के जो आइटम्स हैं उनको सोचते साथ ही, सिर्फ हमारी थूक की, मुंह के सलाइवा, मुंह के जूस की जो प्रोडक्शन है उसको नहीं बढ़ाता, वो हमारे मैदे के तेज़ाब की, स्टमक के एसिड की और हमारे बाइल जूस की, हमारे पेंक्रियाज की, गॉल ब्लैडर के, इंटेस्टाइन के पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की, उनकी प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है, उन सबको स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो आपके हाजमे के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और माइंडफुल ईटिंग आप कैसे करेंगे? जब आप अपने माइंड में इस बात का हिसाब रखेंगे, इस बात का काउंट रखेंगे कि आप क्या खा रहे हैं और आप कितना खा रहे हैं। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप डिस्ट्रैक्टर्स अवॉइड करें। आप नोट करें कि क्या आप बात करते हुए तो बहुत ज़्यादा बात करते तो नहीं खा रहे, आप ट्रैवलिंग करते तो नहीं खा रहे, आप ऑफिस का काम करते तो नहीं खा रहे हैं, आप और कोई बुक रीड करते तो नहीं खा रहे हैं, आप टीवी देखते तो नहीं खा रहे हैं। अगर आप ये सब करते हुए खा रहे हैं तो आप अपने जो गट इश्यूज़ हैं, आप अपने जो ब्लोटिंग, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, हाजमे के इश्यूज होते हैं खाने के बाद, उसके इनडायरेक्टली जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि अपनी ये बड़े छोटे छोटे हैक्स हैं, बड़ी सिंपल बातें जिन पर हम गौर नहीं देते, आपने अपने डिस्ट्रैक्टर्स रिमूव करने हैं। आपने अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करना है खाते हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपने जिस चीज़ का करना है, अपने ब्रेन का करना है। अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो पेट भरने के सिग्नल्स कैच कर सकें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया भूख रख के खाओ। साइंस भी इस बात को बैक करती है कि जो हमारा ब्रेन में एपेटाइट सेंटर ब्रेन में लोकेटेड होता है, यानी आपका पेट भर गया है पूरा, ये आपका दिमाग आपको बताता है। ये एक लैग स्विच होता है, यानी 20 मिनट बाद आपका दिमाग पेट भरने के बाद आपको बताता है कि वो भर गया। इसलिए इस्लाम में इस चीज़ की सिग्निफिकेंस है कि आपको भूख रख के खाना चाहिए, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपका दिमाग फुली खाने में एंगेज्ड होगा और जब आप ख्याल रख रहे होंगे कि मैं भूख रख के खाऊं। इसके अलावा हम अपनी सहर, मैंने जो पिछली वीडियो की थी, मैंने अफ्तारी के 2 बेहतरीन इंग्रेडिएंट से की थी, जिसमें मैंने खजूर और छाछ का जिक्र किया था। अभी भी मैं इसी को बैक करूंगी कि आपने रोज़ा उन्हीं से खोलना है। ऑल्टरनेटिव ड्रिंक्स में आपको कुछ और भी बता दूंगी। ब्लोटिंग जो है रिड्यूस करने के लिए लोग अफ्तारी में कुछ ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं जिसकी वजह से खोलने के लिए
जिसकी वजह से उनकी जो गैस और ब्लोटिंग है उसका बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। सबसे पहले जो लोग चाय के बहुत शौकीन है, मेरी तरह चाय के शौकीन होने में कोई बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन हौसला, थोड़ा सब्र। वो चाय से रोज़ा मैंने देखा है बहुत सारे लोग इफ्तार कर देते हैं। एक तो मैं नंबर 1 आपको बता दूं, चाय बॉडी को कैफीन डिहाइड्रेट करती है और डिहाइड्रेशन जो है बॉडी में वो आपके पास ब्लोटिंग बढ़ाती है। और दूसरी चीज़ आपके पास चाय जो है वो गैस करती है, ठीक है। जब आप खाली पेट चाय लेंगे, जब आप खाली पेट कैफीन लेंगे तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली गैस और ब्लोटिंग का शिकार बनाएंगे। और उसके बाद हम खाने के बीच में पानी पीना शुरू कर देते हैं। खाने के बीच में अगर आपने कोई ड्रिंक लेनी है, मैंने पहले भी बताया था, तो वो सिर्फ छाछ है, बटर मिल्क है, वो खाने को हजम करने में हेल्प करेगी। खाने के बीच में आपने पानी नहीं पीना है। इसके अलावा एक और बात जो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को हेल्दी खाने का शौक़ है और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को फाइबर रिच फूड खाने का शौक़ है, अफ्तारी इज़ नॉट द राइट टाइम टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ फाइबर। एक तो आपने रॉ वेजीज़ अफ्तारी के टाइम बिल्कुल नहीं लेने। ऐसा होता है कि कभी कभी व्हेन वी ओवरडू फाइबर, हम अपने गट के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को ज़रूरत से ज़्यादा फीड कर लेते हैं और उससे उसको फर्मेंट करना होता है और वो उसके बाद गैस बनाता है, तो गैस और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आपने सब्जियों का, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, इंतखाब जो है वो मॉडरेट अमाउंट में करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने उन सब्जियों का इंतखाब नहीं करना जो बहुत ज़्यादा फाइबर रिच है, जिसमें आपके पास कैबेज आ जाती है, केल आ जाती है, लेटस आ जाता है, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, आपके पास पालक आ जाती है। हाई फाइबर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ना करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें और वो वाली वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें जिनका पानी का कंटेंट ज़्यादा है और फाइबर का कंटेंट मॉडरेट है। मैं किन वेजिटेबल्स का जो आपको इस्तेमाल है वो रेकमेंड करूंगी, आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम का जो पौधा होता है उसके पत्तों का आप इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये हाइड्रेटर बहुत ज़बरदस्त होता है, फाइबर कंटेंट इसका मॉडरेट होता है, इसका इस्तेमाल आप स्मूदीज या सैलड्स में कर सकते हैं। और ये आपके बाइल जूस जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जो हमारा बाइल जूस होता है, जो हमारे पित्ते में, गॉल ब्लैडर में हमारे पास स्टोर होता है, वो हमारे पास फैट्स को एब्जॉर्ब भी करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन भी करता है और जितने भी सारे वाइटामिन जिस्म में ए, डी, ई और के जो कि सिर्फ फैट में एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जज़ब हो सकते हैं, उन सब की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कद्दू का सूप, लोग समझते हैं कि पम्पकिन सूप एक बड़ी ब्लैंड चीज़ है। पम्पकिन सूप की अगर आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं तो वो एक बहुत मज़े की चीज़ है। तो पम्पकिन सूप का यूज़ जो है मैं बहुत रिकमेंड करूँगी। लेकिन अगेन आपने इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल एक दिन नहीं करना है, आप रोटेशन में इन सब सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सैलेड की जो सर्विंग्स हैं उसको काइंडली आप प्लीज़ अवॉइड करें, ज़मीन पे बैठ के खाएं। इससे जो आपकी बॉडी का पॉस्चर है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बेटर पोजीशन में होता है खाने को डाइजेस्ट करने के। कांटे और चमचियों का इस्तेमाल मत करें, इन फैंसी और कॉम्प्लेक्स वाली नॉर्म से निकल आएँ, हाथों का इस्तेमाल करें खाना खाते। कभी कभी मैं देखती हूँ कुछ लोग समोसा भी कांटे से खा रहे होते हैं एंड आई फाइंड इट वेरी फनी। प्लीज़ इन कॉम्प्लेक्सेस से निकल आएँ। हमारे जो हाथ होते हैं, अगेन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हाथों से खाओ। हाथों के जो ये पोटे होते हैं, जो देसी लैंग्वेज में कहा जाता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने को हजम करने में हेल्प करते हैं। खाते हुए बातें ना करें, ये भी हमारे इस्लाम में अगेन ममानत है खाते हुए बातें करने की। जब आप खाते हुए बातें करते हैं, देयर इज़ अ चांस कि यू कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एयर, तो उस वजह से फिर आपके पास गैस और ब्लोटिंग जो है, इन सारी चीज़ों का इशू हो जाता है। सहरी में अपना कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा ना खींचें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप सहरी में पराठे अंडे खाने का कहती हैं, ये सब खाने का कहती हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आपने अपना कैलोरी कंटेंट बहुत कम किया होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से आप कम खाते हैं, तो उसके बाद जब आप शाम के टाइम अफ्तारी में खाना खाते हैं, आपका स्टमक रिफ्यूज़ कर देता है। आपका स्टमक जो है वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता। सेब का इस्तेमाल मैं हमेशा बहुत रिकमेंड करती हूँ, नाशपाती का इस्तेमाल मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ, अमरूद का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। ये हाई फाइबर फ्रूट्स हैं, इनका इंतखाब आप प्लीज़ जो है वो अफ्तारी के टाइम मत करें। बादाम और प्याज जो हैं, ये भी गैस और ब्लोटिंग कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम इनका इंतखाब ना करें। बादाम की जगह पिस्ते का आप इंतखाब कर सकते हैं। और फलों में आप किस चीज़ का इंतखाब कर सकते हैं? आप एक केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर से तो आपने रोज़ा खोलना ही है। आपके पास आजकल तरबूज आया हुआ है, खरबूजा आया हुआ है,
हुआ है। ये एक्सीलेंट हाइड्रेटर्स हैं, इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी है। आप तरबूज का इस्तेमाल करें अफ्तारी में, इनमें से किसी एक चीज़ का करना है, खजूरों का ज़रूर करना है, उसके अलावा किसी 1 या 2 फ्रूट सर्विंग्स का कर लें। केले का इस्तेमाल करें, मेलन्स का इस्तेमाल करें, आप स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये आपके पास अफ्तारी में बहुत अच्छी ऑप्शन है। अफ्तारी में अपने पास कोई ना कोई प्रोबायोटिक सोर्स ज़रूर इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। प्रोबायोटिक में आप छाछ, अगेन इट इज़ अ प्रोबायोटिक, आप इंक्लूड कर सकते हैं। टोफू इज़ अ प्रोबायोटिक, आप टोफू इंक्लूड कर सकते हैं। आप दही भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको छाछ की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, वो हाजमे के सिस्टम पे ईजी होती है, तो कंपैरेटिवली वो आपके पास एक बेटर प्रोबायोटिक है। डेयरी जो है, दही के अलावा दूध, पनीर, इन चीज़ों से आप दूर रहें। ये भी आपको इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग जो है ये चीज़ें कर सकती हैं। ग्लूटन, गंदम की रोटी कंपैरेटिवली अवॉइड करें। आप जवार, बाजरे, जौ या बेसन की रोटी ले सकते हैं। और याद रखिए, क्योंकि जो आपके पास मल्टीग्रेन्स होते हैं, ये भी आपके पास फाइबर कंटेंट में हाई होते हैं, तो जिस दिन आप मल्टीग्रेन चपाती लेते हैं, उस दिन आपने फिर सैलड बहुत ज़्यादा नहीं लेना। इन चीज़ों को रोटेशन मिले, या तो आप सैलड और चिकन ले लें, सैलड और फिश ले लें, या आप रोटी और चिकन ले लें, रोटी और फिश ले लें, या वो सब्जियाँ ले लें जो मैंने आपको कही हैं, 1-2 आप फ्रूट्स ले लें, साथ बीच में जो है वो आप छाछ ले लें। लेकिन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है, सारे ग्रेन्स का जो इस्तेमाल है, वो आपने बिल्कुल भी ओवरडू नहीं करना। इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि आप कोई ना कोई जो है वो डिटॉक्स ड्रिंक अपनी अफ्तारी में ज़रूर इंक्लूड रखें। जैसे आप नींबू पानी इंक्लूड कर सकते हैं, आप पुदीने वाला पानी जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन ड्रिंक जो अफ्तारी से 45 मिनट से 60 मिनट बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जो आपके पास ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं होने देती, जो अदरक और लौंग वाला कहवा होता है, वो सबसे बेहतरीन है अफ्तारी के बाद आपके पास ब्लोटिंग रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि जो जिंजर है, जो अदरक है, वो एकदम आपको डीब्लोट कर देती है। इसके अलावा डिफरेंट मसाला जात जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके पास ब्लोटिंग रिड्यूस करते हैं, इनको आप रोटेशन में पिएं। इन सबको आपने एकदम से पीना शुरू नहीं कर देना। किसी दिन सौंफ वाला पानी पी लिया, किसी दिन अजवाइन वाला पानी पी लिया, किसी दिन ज़ीरे वाला पानी पी लिया। जो मैंने बटर मिल्क छाछ की रेसिपी बताई थी, ज़ीरा डाल के और डिफरेंट मसाले डाल के और दालचीनी डाल के, वो भी आप ले सकते हैं। याद रहे कि ये सब आपने रोटेशन में यूज़ करना है। सारे के सारे मसाले जो हैं वो आपने एक दिन नहीं ले लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर नींद भी आए, तो किसी दिन आपने कैमोमाइल टी भी ले ली, उसमें थोड़ा सा अदरक का पीस डाल के, उसमें थोड़ी सी आधा टीस्पून जो है हल्दी डाल के, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको ब्लोटिंग रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। जितने भी सोडा ड्रिंक्स हैं, जितने भी शरबत हैं, जितने भी ब्रेड्स, पास्ता, सीरियल्स हैं, क्रैकर्स हैं, इन सबको जब आप लेंगे तो डेफिनेटली ब्लोटिंग होगी। जब फ्राइड खाने आप लेंगे, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होते हैं और हमारे जिस्म में उस पर हाजमे के एंजाइम नहीं प्रेजेंट, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से आपको ब्लोटिंग होगी। जितने भी MSG फूड्स हैं, ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं, जो बाजार के बिस्किट और चिप्स होते हैं, जो चाइनीज़ खाने होते हैं, इन सब में MSG होता है। ये सब जो है ये आपको ब्लोटिंग करते हैं, तो ये तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड है। इसके अलावा मैं नाज़रीन को ये बताती चलूँ, जिन लोगों को गर्ड और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो अक्सर एंटासिड्स लेते हैं। एक्चुअली गर्ड और एसिडिटी में मोस्टली होता क्या है कि आपके पास स्टमक में तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बन रहा होता है। वो गर्ड के लोग जो रोज़े रख रहे हैं, वो ज़रूरत से कम बन रहा होता है, क्योंकि स्टमक में ख़ास अमाउंट ऑफ तेज़ाब बनना ज़रूरी है, ताकि जब उसमें खाना पहुँचे, प्रोटीन पहुँचे, वो उसको अफेक्टिव अमाउंट से तोड़ फोड़ कर सके, डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि स्टमक का काम है प्रोटीन को तोड़ना, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट जर्म्स को अपने तेज़ाब से मारना। ये उसके 3 मेन फंक्शन है। अब जब तेज़ाब इतना ज़्यादा बनता नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना ऊपर को आता है और ऊपर से आप लेते हैं एंटासिड्स। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर सूट करता है, तो अफ्तारी के टाइम खजूर और छाछ के साथ एप्पल साइडर विनेगर का आधा टीस्पून, 150 आधे टीस्पून से 1 टीस्पून 150 मिलीलीटर ऑफ कोकोनट वाटर में डाल के पी ले, ताकि वो आपकी बॉडी का पीएच अलाइन करे और स्टमक में तेज़ाब को बनाए, जहां पर तेज़ाब बनने की ज़रूरत है। अगर एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता, तो एप्पल साइडर विनेगर, ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर की टैबलेट्स मिलती हैं अच्छी सप्लीमेंट्स की शॉप से, उसको लें और उसको अफ्तारी खोलने के बाद आधा घंटा पहले ले लें। इसके अलावा खास करके वो लोग जिनका पित्ता निकला हुआ है, क्योंकि जो आपका बाइल है, वो जूस जो चर्बी को तोड़ता फोड़ता है, वो आपके पित्ते में स्टोर होता है, तो उन लोगों को फैटी खाना डाइजेस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है।
आपने अफ्तारी के एक तो अफ्तारी परहेज से करनी है, जिन चीज़ों का मैंने कहा है उनका इस्तेमाल करना है। आपने अफ्तारी के 30 मिनट बाद रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स, आपके पास सप्लीमेंट्स आते हैं, उसकी एक कैप्सूल ज़रूर खा लेनी है ताकि वो आपकी बॉडी में बाइल बनाने में जो है वो मदद करे। और जिस तरह मैंने शलजम के पत्तों का जिक्र किया, जिन लोगों का पित्ता निकला हुआ उनके लिए बहुत अच्छी है, इसका आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपको कंपैरेटिवली हेल्प हो खाना डाइजेस्ट करने में। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं एक्यूप्रेशर। अपने राइट रिब केज के नीचे आपने अफ्तारी के बाद अपनी उंगलियों से प्रेस करना है और मसाज करना है 2 मिनट के लिए। दरअसल यहाँ पर होगा आपका गॉल ब्लैडर, और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा आप गॉल ब्लैडर का मसाज करें और उसकी कंजेशन रिलीव होगी, बाइल की जो फ्लो है वो स्टिमुलेट होगी। और उसके थोड़ी देर बाद इसी तरह लेफ्ट रिब केज के नीचे आपने अपनी उंगलियां रख के 2 मिनट मसाज करना है। यहाँ पर आपका पेंक्रियास है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके एंजाइम्स हैं, और जो पेंक्रियास के जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने के हाजमे में मदद देते हैं। खाने को कम से कम माइंडफुल ईटिंग करें, 15 से 20 मिनट तक एक एक नवाले को आपने च्यू करना है। जब आप 15 से 20 बार 15 to 20 टाइम्स, माय बैड, एक एक नवाले को च्यू करना है। उससे क्या होता है, तो आपके खाने का जो बोलस है, जो वो खाने का जो लुकमा होता है वो नरम हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, वो उसका हाजमा ईजी हो जाता है, और स्टमक को, मैदे को इनफ टाइम मिल जाता है कि वो अच्छी तरह एसिड बना ले, वो तैयार रहे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। याद रखें, अगर स्टमक अच्छी तरह एसिड नहीं बनाएगा, बाइल जूस स्टिमुलेट नहीं होगा, पेंक्रियास के एंजाइम्स अच्छी तरह स्टिमुलेट नहीं होंगे और खाने की डाइजेशन जो है वो नहीं होगी। डिहाइड्रेटेड आपने खुद को नहीं रखना है, पानी का भी इस्तेमाल करना है, छाछ का भी इस्तेमाल करना है, जिन कामों का मैंने बताया उसका भी इस्तेमाल करना है, और उसके अलावा जितने हाइड्रेटिंग फूड्स मैंने आपको बताए हैं उसका भी आपने इस्तेमाल करना है। इस वजह से आपकी जो ब्लोटिंग है, आपकी तेजाबियत है, इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ रहेगी। जिन लोगों को अंडे खाने का शौक है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, अगर आप अंडे खाते हैं, एग सैंडविचेस खाते हैं अफ्तारी में, तो वो ब्लोटिंग रिलीफ करने में मदद देते हैं। प्रोटीन का यूज़ चिकन का, मीट का, फ़िश का, एग्स का मैं रिकमेंड करती हूँ अफ्तारी के टाइम, लेकिन आपने उसको ओवरडू नहीं करना, क्योंकि प्रोटीन का जो डाइजेशन होती है वो स्टमक एसिड से होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, आप अपने स्टमक पर बहुत ज़्यादा बर्डन कर देंगे, उसको ज़रूरत से ज़्यादा एसिड, एक हद तक एसिड उससे सिक्रीट करना होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट करेगा, आप उसको ओवर बर्डन करेंगे, आप अपने लिए प्रॉब्लम करेंगे। जितने भी आप जंक फूड खाते हैं जिसमें शुगर और प्रोटीन कंबाइन होता है, जैसे बर्गर और बोतलें और चिप्स हो गए, या शुगर और फैट कंबाइन होता है जैसे तला हुआ डोनट हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके स्टमक को बर्डन करती हैं, इनसे खुदा के लिए दूर रहें। सहरी भी पेट भर के करनी है, लेकिन स्मार्टली उन फूड आइटम्स के साथ करनी है जिनका मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। आगे इंशाल्लाह सहरी के खानों पे और डिटेल्ड वीडियोस करूँगी। और अफ्तारी भी आपने हल्की फुल्की करनी है, खजूर से करनी है, छाछ से करनी है, जिन सब्जी और फलों का मैंने जिक्र किया उससे करनी है। प्रोटीन कॉन्टेंट मॉडरेट रखना है, सैलड्स की लार्ज क्वान्टिटी से बिल्कुल परहेज़ करना है, कोई भी रॉ सब्जी जो है वो नहीं खानी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, मेरा चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।